आना मुझे, तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। जीफर खरीदा में आज बात करेंगे कि अवामी मसाइल पे हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के दस्तोगरीबा तो थे ही, लेकिन आज अवामी मसाइल पे हुकूमत और उनके इत्तेहादी आपस में लड़ पड़े, झगड़ पड़े। मुल्क का आला ऐवान यानी कि कौमी असेंबली आज एक बार फिर बन गया लफ्जी जंग का मैदान। आज कौमी असेंबली में डिस्कस हुए अवामी मसाइल, खासतौर पे कराची की लोड शेडिंग का मसला। कराची जिस तरह से गुज़श्ता 2 हफ्तों से लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला है, के इलेक्ट्रिक जिस तरह गुज़श्ता कई दहाइयों से शुतर बेमुहार की तरह अपनी मनमानी करती चली आ रही है, कराची के अवाम इतने परेशान हो गए हैं कि आज कौमी असेंबली में मुल्क का आला ऐवान भी उनकी चीखों पुकार से गूंज उठा। लेकिन हमेशा की तरह हमने देखा कि इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के दस्तों गरीबा रहे। हुकूमत ने गुज़श्ता हुकूमतों पर इल्जामात आयद किए कि जी पीपल्स पार्टी और नून लीग के मंसूबों की वजह से के इलेक्ट्रिक इस कदर बुरी सूरत हाल में है, कराची इतने अजाब में फंसा हुआ है, जबकि गुज़श्ता हुकूमतों ने, अपोजिशन ने हुकूमत पर इल्जामात धरे। ना सिर्फ के इलेक्ट्रिक के मामलात पे आज गर्मी रही ऐवाने जेरी में, बल्कि आज कर्जों के मामले पर भी काफी बहस हुई। लेकिन जो कवर अप रहा, जो ज्यादा एक तूफान रहा कौमी असेंबली में, वो कराची की लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक का मामला रहा। सिर्फ गवर्नमेंट और अपोजिशन ही एक दूसरे के दस्तों गिरीबान नहीं रहे, बल्कि हुकूमत के अपने इत्तेहादी MQM ने भी आज पार्लियामान के बाहर धरना दे दिया और हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया। और यही वजह रही कि हुकूमत के बड़े बड़े वुज़रा को आज MQM के धरने में शामिल होना पड़ा और यकीन दहानियां करवाई गई कि कराची में लोड शेडिंग का मसला जल्द ही खत्म हो जाएगा। अब ये यकीन दहानियां सिर्फ लफ्जी लॉलीपॉप हैं या कराची के मसाइल वाकई हल होंगे, इन पर भी बात करेंगे। और आज सिर्फ कौमी असेंबली ही लफ्जी जंग का मैदान नहीं रही, बल्कि बाहर भी, कौमी असेंबली के बाहर भी एक बड़ा सियासी तूफान रहा। नैब ने आज नवाज शरीफ के खिलाफ एक करप्शन की नई तहकीकात, नई इंक्वायरी का आगाज कर दिया। शहबाज शरीफ के लिए मामला 50-50 रहा। एक इंक्वायरी बंद हो गई कि अदम शवाहिद हैं, शवाहिद मौजूद नहीं है, जबकि एक नई इंक्वायरी करप्शन की उनके खिलाफ जो है स्टार्ट हो गई। एक तरफ जहां अपोजिशन की मुस्लिम लीग नून के खिलाफ नैब का शिकंजा सख्त हो रहा है, वहीं एहसन इकबाल नैब पहुंच गए कि वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ रेफरेंस बनाया जाए। तो ये नैब में भी खींचातानी जो हमें कौमी असेंबली के अंदर नजर आई, वो कौमी असेंबली के बाहर भी गवर्नमेंट वर्सेस अपोजिशन हमें खींचातानी जो है वो नजर आई। उधर आसिफ अली जरदारी, उनकी एक नई बारी आ गई है, नई फर्द जुर्म की। एक फर्द जुर्म अभी टली नहीं कि दूसरी फर्द जुर्म उनके लिए तैयार है। इस पर भी बात करेंगे कि आसिफ अली जरदारी जो बहुत अरसे से खामोश थे, पस मंजर में थे, एकदम उन पर जो ये नवाजिशात हो रही हैं फर्द जुर्म की, तो इसका क्या माजरा है। इसके अलावा आज एक और बड़ी इमारत, एक और बड़े इदारे से बहुत अहम खबर आई। सुप्रीम कोर्ट ने शुगर माफिया के खिलाफ हुकूमत को ग्रीन सिग्नल दे दिया, गो अहेड दे दिया, ओपन हैंड दे दिया कि आप जाकर शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करें। तो अब गवर्नमेंट को कौन रोक रहा है
कि वो शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करे। ये वो तमाम इश्यूज हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। डिबेट को, फ्लोर को ओपन करते हैं। डिबेट के लिए मेरे साथ बड़े जबरदस्त गेस्ट आज मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे सीनियर मरकज रहनुमा हैं सेनेटर मोहसिन अजीज साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे सीनियर मरकज रहनुमा हैं, साबिक गवर्नर पंजाब हैं, साबिक सेनेटर हैं सरदार लतीफ खोसा साहब। मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे सीनियर मरकज रहनुमा हैं सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। सबसे पहले बात कराची की, सबसे पहले बात अवामी मसाइल की, सबसे पहले बात के इलेक्ट्रिक की मनमानियों की, के इलेक्ट्रिक की बदमाशियों की। लतीफ खोसा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज इल्जामात लगाए एक बार फिर हमेशा की तरह कि आप लोगों ने जो मुआहदे किए बिजली के, आप लोगों ने जो गैस की प्रोविजन की सिंध से पंजाब की, जरदारी साहब के दौर में वो सारी चीजें आपने की। अली जैदी साहब ने ट्वीट किया कि बिलावल जब खिलौनों से खेल रहे थे उस वक्त जरदारी साहब के इलेक्ट्रिक के साथ एक बड़े अजीबो गरीब मुआहदे किए जा रहे थे, जिसकी वजह से आज ये एक मनमानी की सूरत हाल, एक बदमाशी की सूरत हाल नजर आती है। और आरिफ नकवी का किरदार, पीपल्स पार्टी के साथ उनके ताल्लुकात, तो गोया जो आज कराची मसाइल का शिकार है पीपल्स पार्टी इसकी जिम्मेदार है। देखें रीदा, ये कब तक ये हमारे ऊपर डालते रहेंगे? ये 2 साल से तो माशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में है और ये जाहिर है कि बिजली जो है ये मरकज की दस्तरस में आती है। अगर मरकज उनको जो है फर्नेस ऑयल या के साथ मुआहदे पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं हुए? देखें, उस दौर में अगर हुआ भी तो जाहिर है, लेकिन उसमें उस वक्त इतनी बदहाली नहीं थी जो आज हो रही है। आज तो इनके अपने एलाइज भी चीख उठे हैं। इनकी अपनी एमक्यूएम जो है वो पूरी सरापा एहतजाज है, न सिर्फ कराची में बल्कि इस्लामाबाद तक उन्होंने लॉन्ग मार्च करके वो पार्लियामान के सामने धरना दे के बैठी हुई है। तो पूछे इनसे क्यों नहीं देते हैं? ये अयूब साहब जो है, उमर अयूब साहब बड़े बड़े दावे करते हैं और कहते हैं लोड शेडिंग खत्म कर दी है और फलां कर दिया है। किधर गया वो? अरे बाबा, अजाब और अजियत और कर्ब में आपने जो है मुब्तला कर दिया है। आप जब भी कोई आपसे सवाल करते हैं तो आप कहते हैं वो लूट गए जी, मार गए जी, डूब गए जी, फलां हो गया। अरे भाई जान छोड़ो, चले। हमने अगर कोई अच्छा नहीं किया, हमें तो चले, हम इस वक्त इक़्तिदार में नहीं है, हमें चले निकाह मुस्तरद कर दिया। भाई अपनी कारकर्दगी तो दिखाओ। साहब, जिम्मेदारी का ताल्लुक तो होना चाहिए ना। 2008 से 2013 के दरमियान कराची में जिस तरह से खासतौर पे के इलेक्ट्रिक के अदवार में, उस वक्त भी कराची में यही मसले होते थे। उस वक्त भी 10-10, 8-8, 12-12 घंटे कराची में लोड शेडिंग होती थी। आरिफ नकवी के साथ मुआहदे, के इलेक्ट्रिक के साथ मुआहदे, ये सब तो पीपल्स पार्टी के दौर में हुए ना, तो जिम्मेदारी तो पीपल्स पार्टी को लेनी पड़ेगी। देखें, ये हम उसके बाद आज 7 साल हो गए हैं। 5 साल बीच में से पीएमएलएन की हुकूमत रही, 2 साल अब रही। 7 साल बाद आप हमसे वो हिसाब पूछ रहे हैं। उस दौरानिये में देखें क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये है कि जब पीटीआई कहती थी कि बस हम आएंगे तो दूध की नदियां बह जाएंगी और हम ये भी ठीक कर देंगे और सारे इदारों को ठीक कर देंगे और फलां ठीक कर देंगे, इनसे पूछे जरा सर्कुलर डेट कहां तक पहुंच गया है? क्या वो भी पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी जिम्मेवार है उस चीज की भी? इनसे पूछें दुनिया में सबसे सस्ता तरीन जो है पेट्रोल हुआ और ये फर्नेस, इन्होंने क्या उसको जो है ट्रिगर, उसका कोई इफेक्ट इन्होंने जो है उसका कोई हासिल किया, उसका बेनिफिट अवाम पर तो इन्होंने अजाब सर दिया था ना। साउथ एशिया में सबसे कम कर दी थी सर, दिया था ना रिलीफ अवाम को। साउथ एशिया में सबसे कम कर दी थी कीमतें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने। देखिए यही तो बात है, ये फिगरेटिव जगलरी से काम नहीं चलेगा। आप 28 रुपए और 58 पैसे यकदम बढ़ाते हो, एक जुम्बिश कलम आप बढ़ा देते हो, पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते हो, वो आपको किसी कौम को किसी को नजर नहीं आता। और उमर अयूब साहब कहते हैं जी ये तो 36 रुपए बढ़ाना था, मैंने तो आप पर एहसान किया है जो 28 रुपए और 58 पैसे बढ़ाई है आपको। ये मजाक करते हैं कौम के साथ। और फिर अभी देखें, अभी भी अगर आप देखें तो कराची की सिचुएशन ये है कि बिजली है नहीं और बिल इतने लंबे लंबे बिल आ रहे हैं। और गवर्नर साहब फरमाते हैं कि जब ये साबित हो जाएगा तो हम रिफंड करवाएंगे, कि कराची इलेक्ट्रिक को मजबूर करेंगे कि वो पैसे रिफंड करें। इसका मतलब ये है कि ये वफाक जो कुछ कर रही है कराची के साथ, वो कोई बदला ले रही है, कोई इंतकाम ले रही है, कोई सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ वो इस तरह से नबुर्द आजमा है कि सिंध गवर्नमेंट पर ये मलबा डालकर कोशिश की जाए। ये चलेगा नहीं, आपको मैं बता दूं, ये ज्यादा देर नहीं चलेगा।
people are not going to buy this nonsense کہ آپ کہیں جی پچھلے ہی سارے کر گئے ہیں تو ہمیں تو وراثت میں ملا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. اور بھائی اگر نہیں کر سکتے تو چھوڑ دو حکومت. سر اس کا جواب لیتے ہیں نا سینٹر محسن عزیز صاحب سے. سینٹر محسن عزیز صاحب آپ جواب دیں, کب تک آپ پیپلز پارٹی پہ ڈالتے رہیں گے؟ 7 سال پرانی بات ہو گئی, اب تو کم از کم 2-2.5 سال سے آپ کی گورنمنٹ ہے کہ الیکٹرک کا معاملہ وفاق کے ساتھ ہے, ٹھیک کر لیں اس کو. اسد عمر صاحب نے آج زبانی کلامی یقین دہانیاں تو کروا دی, لیکن یہ والے زبانی لالی پاپس کراچی کو بہت ملے ہیں. دیکھیے اس میں بات یہ ہے کہ سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ یہ ایگریمنٹس کب ہوئے, ایک تو یہ بات ہے. اس کے بعد دیکھنا یہ چاہیے کہ ایگریمنٹس کیا ہوئے. تو اس میں اگر بات کروں تو اس میں پاسٹ میں پھر دوبارہ جانا پڑے گا انفارچونیٹلی. حالانکہ میں نہیں چاہتا کہ اس میں ہر وقت کینسل کر دینا کہ الیکٹرک کے ساتھ ایگریمنٹ, نئے ایگریمنٹ کرنے سے روکا کس نے ہے؟ مجبوری کیا ہے؟ یہ ایک ایسے ایگریمنٹس ہوتے ہیں جس میں کہ ساورن گارنٹیز موجود ہوتی ہیں, جس میں کہ اسٹیٹ موجود ہوتا ہے. ان کو کینسل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا سر اسٹیٹ کون ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ سے بڑھ کے کوئی اسٹیٹ ہے کہ الیکٹرک فیڈرل گورنمنٹ سے بڑی اسٹیٹ تو نہیں ہے نا سر. دیکھیں یہ کہہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ نیشنلائز کر لیں یا آپ ان سے چھین لیں. اب جس طرح پیٹرول کے وقت تھا, جس طرح یہ وقت ہے, اس کی بڑی ریپیکرشنز ہوتی ہیں, اس کے بہت سارے دنیا میں اس کی جو ہے گونج ہوتی ہے. تو اس کو یہ سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں اس نیش تک یہ پہنچا کیوں, اس کو دیکھنے کی ضرورت تھی اور ہے. اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے جو اپنا سسٹم تھا اس کو اتنے سالوں میں اپ گریڈ کرنا تھا. اپنی جو ڈسٹریبیوشن تھی اور اپنے جو یہ حالات تھے اور جو ان کی ٹرانسمیشن لائنز تھیں, ان کو امپروو کرنا تھا کہ وہ امپروو نہیں کر چکے. اب جب امپروو نہیں کیا, نہ انہوں نے اپنی ایفیشنسی امپروو کی, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی پروڈکشن کیپیسٹی ہے وہ وہی رہی, اور اس میں جو ہے کنزمپشن ان کی بڑھ گئی ہے. یعنی جو ان کا جو را مٹیریل ہے اس کی کنزمپشن بڑھ گئی ہے, جس کی وجہ سے پھر ان کو پرائز بڑھانی پڑتی ہے. اسی طریقے سے جب یہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو ان کے سسٹم جو اپنی جگہ پہ ڈیولپ نہیں ہے. جس وقت کہ تھوڑا سا لوڈ آتا ہے, تھوڑی سی گرمی زیادہ ہوتی ہے, تو ان کا سسٹم برداشت ہی نہیں کرتا, وہ بیٹھ جاتا ہے. یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح کے گیس میں کراچی اس دفعہ سب سے اس کا بد حال تھا. اور اس کی ریزن کیا ہے کہ ہماری کنزمپشن بہت بڑھ گئی. ہم نے پچھلے کئی ادوار میں لائنز پہ لائنز بچھا دی پولیٹیکل گین کرنے کے لیے, اور گیس کے کنیکشن دیتے گئے, جبکہ ہماری پروڈکشن سٹیبل رہی, اتنی کی اتنی رہی. کہیں پہ ڈپلیٹ کر گئی اور کہیں پہ نئی ڈسکوری ہوئی. تو سپلائی اور ڈیمانڈ کا جب فرق آتا ہے تو سردی میں یہ اسی وجہ سے جو ہے گیس کی ان کو پرابلم آ جاتا ہے, گرمی میں ان کو یہ بجلی کا پرابلم آ جاتا ہے. آئی پی پی کا سرکولر ڈیٹ کا فرمایا کھوسا صاحب نے, دیکھیے اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. اور اس طرح اسٹڈی اس لیے کرنا ہے کہ آئی پی پی کے جو سودے ہوئے وہ کس ریٹ پہ ہوئے, وہ کیوں کر ہوئے, اور جو انویسٹمنٹ کاسٹ تھی وہ اتنی زیادہ کیوں کی گئی. ابھی ہم نے ایک سودا کیا ہے 4.5 سینٹ میں جو ہے ونڈ پاور کا, جبکہ آج سے 3 سال پہلے وہی سودا جو ہے وہ 12.5 اور 14 سینٹ میں کیا گیا. اب آپ خود سوچیں کہ 14 سینٹ کے اوپر جب ڈالر ریٹرن ہے تو وہ تو 18 روپے 20 روپے تو وہ ہو گیا. اس کے بعد اس کی ڈسٹریبیوشن کاسٹ, اور اس کے بعد ایک منٹ یہاں پہ سوال اٹھ رہا ہے مسلم لیگ نون پہ. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, آپ کے دور میں آج قومی اسمبلی میں بھی یہ بات ہوئی, نوید قمر صاحب نے تو اعتراف کر لیا جو ان کے دور میں بجلی کے معاہدے ہوئے, خرم دستگیر صاحب نے کافی بحث کی, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے بھی ظاہر ہے کافی وہاں پہ رگڑا لگایا, کافی سوالات کیے. اب یہی بات کر رہے ہیں سینٹر محسن عزیز صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ نے 4.5 سینٹ میں معاہدہ کیا ہے ایک ونڈ پاور کا, آپ نے جو کیے وہ 12.5 سے 14 سینٹ پہ کیا آپ نے, تو یہ تو بڑا غرق کر کے چلے گئے آپ ملک کا. دیکھیے پہلے تو میں بتا دوں انہیں کہ جتنے بھی ہمارے معاہدے ہوئے ہیں, چاہے وہ کوئلے والے کارخانوں کے معاہدے ہیں, وہ میرے خیال میں 8 سینٹ کے آس پاس ہیں. اسی طرح جو ہمارے ایل این جی والے کارخانے ہیں وہ اس سے بھی سستے ہیں. اس کے علاوہ منگلا جو تربیلا منگلا ریزنگ ہوئی تھی وہ بجلی تو تقریباً مفت پڑتی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. جس چیز کا سینیٹر صاحب ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جس وقت آج سے تقریباً 2013 کے اندر یہ جو ونڈ ملز کے ٹیرفز تھے گلوبلی بھی اور ہمارے پاس بھی, یہ بہت زیادہ تھے. سولر اس وقت تقریباً 22 سینٹ کا تھا, اور جب میں آیا تھا حکومت میں 2013 کی عبوری حکومت میں, اس وقت جو ونڈ کے کارخانے تھے ان کی میرے خیال میں 17 یا 16 سینٹ ان کی قیمت تھی.
لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجی امپروو ہوتی جا رہی ہے ویسے ویسے جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں سولر کی اور ونڈ کی ان کی قیمت گرتی چلی جا رہی ہے اور یہ گرتی چلی جائے گی. مگر جو اصل سوال پیدا ہوتا ہے کراچی کے حوالے سے، پہلے تو میں یہ بات کر دیتا ہوں کہ اگر یہ میں بات مان لوں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ نئے جو سودے ہیں بڑے اچھے کیے ہیں اور اس میں کیا شک ہوگا، 4.5 سال بہت اچھے سودے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو آپ پروگرامز کرتے ہیں کہ ہم نے کیپیسٹی ضرورت سے زیادہ لگا دی، اگر کیپیسٹی زیادہ لگی ہوئی ہے اور بجلی کی ضرورت کم ہے تو دو سوال اٹھتے ہیں. پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ پھر آپ اضافی بجلی کیوں لگا رہے ہیں، اور دوسرا سوال جو اہم ہے وہ یہ لگتا ہے کہ اگر کیپیسٹی زیادہ ہے، بجلی زیادہ لگی ہوئی ہے اور آپ بار بار فلور آف دی اسمبلی پہ بھی آپ نے یہ ایلیگیشن کیا، آپ ٹیلی ویژن پروگرامز پہ آپ کے وفاقی وزراء بھی آ کے یہی بات کر رہے ہیں، تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر بجلی زیادہ ہے تو پھر کراچی میں لوڈ شیڈنگ بھائی کیوں؟ اور چلیں اگر کراچی میں لوڈ شیڈنگ کسی وجہ سے ہے بھی تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ دیگر پاکستان کے علاقے جو ہیں وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہے؟ ہمارے کل گلبرگ کے اندر تقریباً 5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوئی جہاں میری والدہ رہتی، میں ڈیفینس میں رہتا ہوں، وہاں پہ پرسوں 3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے، اس سے ایک دن پہلے 4.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے. اور یہ آپ فیز 8 کے اندر کسی کو ٹیلی فون کر کے پوچھ لیں، اور یہ تو وہ علاقے ہیں جہاں پہ لوڈ شیڈنگ قدرے کم ہو رہی ہے. ذرا لاہور کے باہر نکلیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جان اگر ہم نے بجلی زیادہ لگائی تھی جو 1 سال سے آپ کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے انہوں نے ملک تباہ کر دیا زیادہ بجلی لگا کے، تو اب یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ تو ڈاکٹر مصدق ملک صاحب اس لیے بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ لوگوں نے منصوبے لگائے بہت مہنگے مہنگے جس پہ آپ تیل پہ بجلی بنا رہے تھے، لیکن جو ایک بیسک کام تھا ٹرانسمیشن لائنز کو ٹھیک کرنے کا وہ آپ لوگوں نے کیا نہیں. پہلے میں ذرا سوال کر لوں تو پھر آپ جواب دے دیجیے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ وہ بات کہہ رہی ہیں شاید آپ کو کسی نے غلط انفارمیشن دی ہوگی. ہمارے پورے دور میں ایک بھی تیل کا کارخانہ نہیں لگا، ایک بھی تیل کا کارخانہ نہیں لگا، 1 میگا واٹ بجلی بھی تیل سے پیدا نہیں ہوئی. ہم نے LNG سے بجلی پیدا کی، کوئلے سے بجلی پیدا کی. دوسری بات یہ ہے کہ 2 سال پہلے یعنی جب ہماری حکومت ختم ہو رہی تھی اس سال ہم نے 25 سے 27 ہزار میگا واٹ جو ہیں وہ الیکٹریسٹی کے گزارے ہیں ٹرانسمیشن لائن سے. تو آج کیا عذاب آ گیا 2 سالوں میں کہ اس وقت گزر گئی اور آج نہیں گزر گئی. اور تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی معاہدے ہوئے اب وہ تمام معاہدے جو کے الیکٹرک کے ہیں ان کے رینیول تو سارے اس حکومت کے پاس ہیں. تو بھائی آپ یہ بتائیے کہ ہم نے کراچی کے اندر، یہ کہتے ہیں ٹرانسمیشن کے مسائل ہیں، کراچی کے اندر پورٹ قاسم پہ جو کراچی کی جورسڈکشن کے اندر ہے، کراچی کے اندر ہم نے 2 کارخانے لگائے ہیں 1450 میگا واٹ کے، جو بنتی ہے تقریباً 2900 میگا واٹس. تو آپ بتائیے پورے ملک میں جب لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، اور یہ میں آپ کو عبوری حکومت اور پوری PMLN کی حکومت کا بتا رہا ہوں، تب بھی ہم کراچی کو بجلی دیتے رہے، اور اس وجہ سے دیتے رہے کہ یہ شاہ رگ ہے یہاں پہ ہمارا معاشی قتل بھی ہوگا پورے پاکستان کا اگر ان کو بجلی نہیں ملے گی، اور وہاں کے لوگوں کا بھی مصدق ملک صاحب 2013 سے 2018 کے درمیان بھی کراچی میں لوڈ شیڈنگ کی یہی بدتر صورتحال تھی. میں خود کراچی میں رہتی رہی ہوں، اس علاقے اس دور میں خود کراچی میں رہتی رہی ہوں. نہیں بالکل کراچی میں ایسے ہی بدترین صورتحال تھی، یہاں تک کہ جو انتہائی ڈیولپڈ ایریاز تھے. جی میری بات مجھے مکمل کر لینے دیجیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ امپیریکل ایویڈنس لیں. میں تو آپ کو ابھی ایویڈنس دے رہا ہوں کہ لوڈ شیڈنگ کہاں کہاں ہو رہی ہے. آپ امپیریکل ایویڈنس لیں کیونکہ ہم تو بجلی دیتے رہے اور بلیک میل بھی 2-3 مرتبہ. لیکن اب میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر اضافی بجلی ہے، اور اب میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر کراچی کے اندر ہم 1400-1450 کے 2 کارخانے لگا چکے ہیں جو کراچی کے اندر سرکٹس کے اندر سے آپ بجلی فراہم کر سکتے ہیں، تو آپ کراچی کو کیوں بجلی نہیں فراہم کر رہے؟ آخری بات کرتا ہے 10 سیکنڈ لوں گا صرف. یہ جو آپ نے بین کیا کہ الیکٹرک کو کہ وہ نہیں لے سکتے فرنس آئل، جس طرح آپ نے بین کیا ان تمام پیٹرول کے اسٹیشن کمپنیوں کو کہ وہ امپورٹ نہیں کر سکتی پیٹرول، اور اس کے لیے اس کی وجہ سے سارے ملک میں پیٹرول بھی ختم ہو گیا، اور کے الیکٹرک جو ہے انہوں نے بھی اپنی فرنس والے سارے کارخانے بند کر دی. تو بھائی جان یہ کون سا عذاب تھا جو آپ نازل کرنا چاہ رہے تھے اور کون سی یہ بات ذرا لمبی ہو رہی ہے، مجھے ایک بریک پر جانا ہے. محسن عزیز صاحب واپس آ کے آپ سے سوال کریں گے کہ اگر ملک میں اضافی بجلی ہے، نون لیگ اگر اتنے زیادہ منصوبے لگا کر گئی تھی تو پھر وہ بجلی گئی کہاں، وہ کہاں جا رہی ہے، کراچی کو کیوں نہیں مل رہی، اور کراچی کے علاوہ پنجاب میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا، باقی علاقوں میں پاکستان میں کیوں نہیں مل رہی. We'll ask this question to Senator Mohsin Aziz Sahab after a short break. Stay with us.
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेंटर मोहसिन अजीज साहब, नून लीग इतनी बिजली पैदा करके गई, इतने जबरदस्त बिजली के मंसूबे लगाकर गई, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब के मुताबिक कितने गई वो बिजली? देखिए, बिजली कितने भी नहीं गई। बात यह है कि बिजली तो आप अपने घर में छोटा सा जनरेटर लगा लें, वो भी प्रोड्यूस करती है। बात ये होती है एट व्हाट कॉस्ट। बात यह है कि अभी कोल की बात हुई, मुसद्दिक साहब मैं जानता हूं कि ही इज टेक्निकली वेरी साउंड और सही बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए दो चीजें होती हैं। एक तो ट्रांसमिशन लाइंस आपने कितनी डाली, यानी उसकी इवैक्यूएशन कहाँ कहाँ गई, किस ग्रिड में गई, पूरी गई या आधी गई, एक ये बात होती है। साथ ही होता है कि जी आपने जिस तरह कोल की बात की, तो कोल तो सबको मालूम है कि ये एक ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी थी जो एनवायरनमेंट के लिए हैजर्डस थी, एंड दिस वाज एट अ वेरी वेरी हाई कॉस्ट। बात ये है कि जी देखिए, हमने ये देखना होता है कि ये बात जो कारखाने जिस तरह से अभी विंड की या सोलर की बात हो रही है, ये मैं आपको सोलर की एक मिसाल दे दूं कि ये तकरीबन $160 मिलियन का 50 मेगावाट का कारखाना लगा गया। अब जब उसकी रिटर्न जब देते हैं 17%, तो आप 160 पे देंगे, और इसी तरीके से बाद में $130 मिलियन फॉर 50 मेगावाट लगा, और अब जो है तकरीबन 80 और 85 के दरमियान लगा। जब यही कारखाने होते हैं, अब मैं तो ये समझता हूँ कि, और ये मैं यकीन से आपको बताता हूँ कि टू स्टार्ट विद दीज वर ऑल फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस। अब बात ये है कि जी इस वक्त हाँ आप कहेंगी कि ये इसको आप क्यों नहीं खोल रहे, उसके लिए भी एक कमीशन या इंक्वायरी हो रही है कि किस तरीके से इसकी बात खोली जाए और किस तरीके से बात की जाए, ताकि हमारे जो फॉरेन जो साथी हैं, जो दोस्त हैं, वो भी नाराज ना हो, बट एट द सेम टाइम मुल्क को भी बचाना है, बिजली भी लानी है, लेकिन साथ ही साथ ये जो ट्रांजैक्शन है इनको किस तरीके से इनको नल एंड वॉइड किया जाए या रीनेगोशिएट किया है, दैट इज द प्रोसेस व्हिच इज अंडर कंसिडरेशन एट दिस मोमेंट। देखिए, उम्मीद करते हैं इंक्वायरियां तो बड़ी हैं, आईपीपीज के साथ भी हो रही थी, पेट्रोल बहरान के हवाले से हो गई, उससे पहले ऑयल की इंक्वायरी, उससे पहले शुगर आटे की इंक्वायरी। सर शुगर की इंक्वायरी पे बात करते हैं ना, वो सुप्रीम कोर्ट ने आज आपको गो अहेड दे दिया, ग्रीन सिग्नल दे दिया। एक तो देखिए ये आईपीपी की थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि डिले हो रही है, और इसको डिले नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई एम ऑफ कंप्लीट कन्विक्शन कि ये जो है ना एक फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन फ्रॉम डे वन हुआ था। हमारे लोग आज भी जो है ये कुछ गलत बयानी से उनको काम ले रहे हैं, और वो जो के कहते हैं इसका फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए, कुछ भी जरूरत नहीं है। सर आपकी गवर्नमेंट के बड़े अच्छे काम है कि इंक्वायरियां आप खोल लेते हैं, रिपोर्टें आप पब्लिक कर देते हैं, बहुत अच्छा काम है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बट उस पे किसी न किसी के खिलाफ कार्रवाई भी तो होनी चाहिए ना। अब सुप्रीम कोर्ट ने मिसाल के तौर पे शुगर माफिया पे कह दिया आप कार्रवाई करें, मुझे इस पे फिर खोजा साहब का भी कमेंट लेना है। मोहसिन अजीज साहब, अब क्या चीज आपको रोक रही है शुगर माफिया के खिलाफ? बिल्कुल, देखिए अब जब शुगर की आप बात करें तो एक तो शुगर की प्राइस हमारे वक्त सर्ज हुई है, आई टोटली अग्री। मैं समझता हूँ कि जो थोड़ी बहुत कम सब्सिडी दी गई है, लेकिन वो भी नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन दिस ट्रांजैक्शन या दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन या जो प्राइस सर्ज अप एंड डाउन, एंड उसका माफिया जो था कि शुगर केन ग्रोअर्स को जो है वो स्क्वीज करना और मिले चंद दिन लेट चलाना, ये काफी मुद्दत से ये सिलसिला चला आ रहा है। कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कभी नहीं हुई, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। सर मेरा सवाल ये था, मेरा तारीफ तो मैंने कर दी ना, वो तो चले आगे बढ़े उससे। अब उसके ऊपर अब उससे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, चाहे हमारे लोग हैं कि पराये लोग हैं, बिल्कुल इसके ऊपर जो इंक्वायरी है उसके ऊपर जो है एक्शन लिए जाएंगे, वट एवर दोज एक्शन आर, बिकॉज मैं समझता हूँ इसमें कोई फॉरेन लोग इस्तेमाल लोग नहीं है, कोई इस तरीके से कोई एग्रीमेंट्स नहीं है जो कि G2G एग्रीमेंट्स हो, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर बात की जाएगी, क्योंकि आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए था। आई टोटली एग्री कि ये प्राइस जो है ये बिल्कुल गलत है। खोसा साहब, इस तरीके से खोसा साहब, पीटीआई तो बार बार कह रही है कि शुगर जी सर मोहसिन अजीज साहब जरा क्विकली देखिए, जिस वक्त के ये प्लांट्स लगे, कहाँ पे लगे, जो लोकेशन हुई, जो क्यों डीलोकेट जिस लोकेशन की गई, एक लोकेशन से हट के दूसरे लोकेशन पे गया, ये सारे जो है शुड बी पार्ट ऑफ दैट इंक्वायरी, बिकॉज इसमें जो हमारी कॉटन क्रॉप है और जो कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है, उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया। दिस शुड आल्सो बी एडेड टू दिस कमीशन व्हिच आई हैव प्रपोज्ड टू माय गवर्नमेंट। सर ये तो पिछले 20 साल में, पिछली 2 दहाइयों में जो कॉटन ग्रोअर्स इलाके थे उसकी तबाही फेर दी ना, वहां पे शुगर मिलें लगा के।
बट ये तो सर ये डिबेट बहुत एक्सपैंड हो जाएगी। मैं तो खोसा साहब से ये सवाल करना चाहती हूँ कि खोसा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी बोझ आने वाला है। पहले ही फर्दे जुर्मों का बड़ा बोझ है, पहले ही नैब में पेशियों का बड़ा बोझ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सर आप मुस्कुरा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया शुगर माफिया के खिलाफ गवर्नमेंट कार्रवाई करे। जरदारी साहब का नाम है, आपके दोस्तों का नाम है, मुराद अली शाह साहब का नाम है शुगर इंक्वायरी कमीशन में। तो पीपल्स पार्टी के लिए तो और मुश्किल वक्त है। खोसा साहब देखिए गरीदा, एक बात तो ये है कि जो इंक्वायरी हुई है शुगर वाली, उसमें तो जो ये थी करंट हुकूमत ही का था, और उसमें सीधा सीधा आपकी कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर आता है जिन्होंने एक्सपोर्ट की इजाजत दी, जबकि आपके अपने पास जो है इतनी बाफिर मिकदार में चीनी नहीं थी कि आप एक्सपोर्ट करते। एक तो बात यह है कि वहां से आपकी कीमत का स्पेरल गया, जब आपकी एक्सपोर्ट हुई या नहीं हुई, ये भी एक बड़ा मुतनाज़ सी बात है कि अफगानिस्तान के जरिए गई या नहीं गई या पेपर वर्क ही हुआ, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि फायदा कौन कौन सी मिलों का हुआ, किस किस की मिलों को हुआ, सर उस पर भी जरा बात कर लेना, सिंध में खास तौर पे। हाँ तो करें, जरूर करें। ये तो हमारे खाते में ओमनी की डाल रहे हैं। अरे बाबा 13 मिले वो जो है, वो अनवर मजीद और एजी मजीद और वो सारे लोग हैं हमारी। किस लिए पीपल्स पार्टी पे आप उठा के तो बोझ फेंक देते हैं? वो खुद तस्लीम कर रहे हैं, वो खुद जो है जब आपने एमनेस्टी दी वो मांग रहे हैं, एमनेस्टी मान रहे हैं। वो आपने कहा फेक अकाउंट्स है, वो कहते हैं नहीं है ये हमारे ही हैं, और बिजनेस में यही होता है, हम अपने मैनेजर्स या दूसरों के नाम अकाउंट्स करते हैं। वो सारा कुछ मान रहे हैं, आप सारा मलबा उठा देखें रीदा, इस तरह नई ममलिकतें चलता करती। अगर आपने सारा का सारा, जब भी कोई हुकूमत आती है वो उठा के पिछलों पर मलबा सारा डाल देती है और वहां से रिवर्सल मार के जीरो से फिर शुरू होती है, और चोर 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 का करोगे, कोई मुल्क नहीं चल सकता इस तरह से। आप खातिर जमा रखें, आप देख लेंगे इस मुल्क ये दिसंबर तक क्या अशर होता है आपकी। आपने मईशत का तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया। आप बात कर रही हैं शुगर माफी। शुगर में पहले तो उस्मान बुजदार को पकड़े जिसने सब्सिडी दी है। सब्सिडी क्यों दी भाई आपने? चले पिछली तो अभी इस कमीशन के दायरा अख्तियार में थी ही नहीं, जो पीछे की बात है। सिंध में किसने दी सब्सिडी? तो जवाब दे दे। सिंध में तो उस्मान बुजदार ने नहीं दी ना, सिंध में तो इमरान खान ने सब्सिडी नहीं दी। ओहो नहीं, सिंध वाला इशू ही नहीं था, कमीशन के पास ये इशू ही नहीं था सिंध का, इसलिए कमीशन की वो रिपोर्ट को छोड़ दें जो इशू ही नहीं था, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ही नहीं था। उससे अगर वो खुदाई खिदमतगारी करते तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। सर चारों सूबों के हवाले से कमीशन की रिपोर्ट में आया है। सर चारों सूबों के, आप कह रहे हैं TORs में सिंध नहीं था, सर पूरे मुल्क के हवाले से था। गरीदा टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो देख लो, खुदारा जहालत वाली बातें ना करो। सर टर्म्स ऑफ रेफरेंस में सर मैं आपके सामने अगर शुगर कमीशन की अभी रिपोर्ट निकाल लेती हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दें, उसमें अगर हमारे प्रोग्राम का टाइम वेस्ट ना हो जाए, उसमें सिंध का टर्म्स ऑफ रेफरेंस नॉट दी रिपोर्ट, टर्म्स ऑफ रेफरेंस। टर्म्स ऑफ रेफरेंस से मुतजावज हो सकता है। सर मैं रिपोर्ट का जिक्र कर रही हूँ ना कि उसमें सिंध का भी जिक्र है, उसमें पंजाब के भी जिक्र है, खैबर पख्तूनख्वा का भी उसमें जिक्र है कि कौन कौन कहाँ पे जिम्मेदार है। सर पंजाब और KP में अगर आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो फिर सिंध की जिम्मेदारी भी ले लेना। खुदारा मैं फारसी नहीं बोल रहा, मैं ना हिंदी बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ टर्म्स ऑफ रेफरेंस देख ले क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस थी, उससे मुतजावज कर सकती है खुदाई खिदमतगारी में। सिर्फ हुकूमत को बचाने के लिए, बेल आउट करने के लिए कंफ्यूज कर दो इतना ज्यादा। यही हुकूमत की सारी पॉलिसी है 2 साल से कि इतनी ज्यादा कंफ्यूज कर दो, कहो जी पिछले लुट गए, खा गए, चोर हो गए, डकैती हो गई, ताकि कोई हमसे पूछे ही ना, हमारे इश्यूज जो है वो डॉर्मेंट रहे। हमसे कोई ना पूछे महंगाई इतनी क्यों हो रही है, हमसे कोई ना पूछे कि 10 अरब दरख्त हमने कहां लगाए हैं, हमसे कोई ना पूछे कि हमने 1 करोड़ नौकरी दी है या नहीं दी है, हमसे कोई ना पूछे कि 50 लाख घरों का हमने कहा, हमसे कोई ना पूछे कि हमने कहा था कि हम भीख नहीं मांगेंगे, कौम को जलील और रुसवा नहीं करेंगे, हम कर्जा नहीं लेंगे, खुदकुशी कर लेंगे। ये ना पूछो इनसे महंगाई कितनी हो गई है, ये इनसे ना पूछो किसी चीज का। तेल इनको जो है जीरो पे, माइनस पे मिला तेल, वो ना पूछो इनसे। जो $120 वाली हुकूमत को जो मिला था तो उसमें आपको जमीन आसमान का फर्क था, आपको $20 पे पर बैरल पे मिला, और 120 और 128 पे हमारी हुकूमतों को जो है तेल
लेना लेकिन पड़ता था। खोसा साहब हमसे ये इनसे भी ना पूछो पूछे कि उसका सिंध trickle में down शुगर effect पे क्या हुआ। सब्सिडी किसने दी, हमसे ये भी ना पूछे कि सिंध में ओमनी की शुगर मिलों को फायदा किसने पहुंचाया, क्यों पहुंचाया। हमसे ये भी ना पूछे कि 2008 से 2013 के दौरान कि इलेक्ट्रिक के साथ बिजली और गैस के मुआहदे किसने किए। सर ये सवालात भी तो बनते हैं ना, ये सवालात भी तो बनते हैं सर। नहीं तो फिर मुर्दे गड़े खोदते रहे, इनसे ना पूछें कि ये 2 साल में तुम्हारी कारकर्दगी जो तुमने वादे किए थे दूध की नदियां बहा देंगे, तुमने क्या किया है। ये ना पूछें। मैं एक ब्रेक ले लूं और आप पीछे जो है चलते जाएं। मैं एक ब्रेक ले लूं। हम तो चले बुरे थे, हमें तो जो है वोट आउट कर दिया। इनसे तो जरा पूछ लें कि 2 साल में आपने कौम को इस नहज पे लाके खड़ा कर दिया है कि भिखारी बन गई है कौम और ममलिकत, और इसमें जो है हमारा तबाही के दहाने पर खड़ा करके लोगों को गुर्बत की दहलीज में आपने धकेल दिया, और 50 लाख नौकरी तो एक तरफ 1 कौम करोड़ को आपने भिखारी किसने बनाया है, पाकिस्तान बेरोजगार तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की गुज़श्ता हुकूमतों में जो कर्जे लिए गए उन्होंने कौम को भिखारी बनाया। ये आज कौमी असेंबली में भी बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई है, इस पे जवाब लेंगे डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब से भी, सेनेटर मोहसिन अजीज और सरदार लतीफ खोजा साहब से। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कौम को भिखारी किसने बनाया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ज्यादा कर्जे लिए हैं या मुस्लिम लीग नून प्लस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने। कौमी असेंबली में भी आज बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है, मुराद सईद ने कहा है कि जी हमने इतने अरसे में 30,000 अरब का तो पुराना कर्जा उतारा है। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, बड़ा जुल्म करके गए आप मुल्क के साथ, इतने कर्जे आप चढ़ा कर गए हैं। देखिए जी, जरा नंबर्स के साथ बात कर लेते हैं। हाँ। हमने 5 साल में तकरीबन 11, जैसे आप जिस वक्त रोकना चाहेंगी रोक दीजिएगा। पाकिस्तान हमने जी पाकिस्तान में हमने हमारी हुकूमत में 5 साल में 11,000 अरब के कर्जे लिए, सिर्फ कर्जे और लायबिलिटी नहीं। इस हुकूमत ने 18 महीने के अंदर 10,500 अरब के कर्जे लिए, यानी जितने हमने 5 साल में लिए इन्होंने 18 महीने। सर डॉलर का रेट भी उसमें लगा लें और जब पुराने कर्जे उतारने हैं वो हिसाब भी लगा लें बीच में। जी आप जो मर्जी लगा लें, मगर डॉलर का रेट भी हुकूमत की पॉलिसी है, हुकूमत का फैसला है उसमें, यानी हुकूमत जो फैसले खुद करती है उसके जिम्मेदार तो हुकूमत ही हो सकती है ना, उसमें हम क्या कर सकते हैं। हाँ, दूसरी जो अहम चीज है, आप कर्जे और लायबिलिटी मिला देते हैं ताकि मैं आपको नंबर्स दे दूं। जब हमने हुकूमत छोड़ी थी तो 29,000 अरब के कर्जे और लायबिलिटीज दोनों मिला के थी, अब हैं वो 43,000 अरब की। जितना कर्जे और लायबिलिटी की शक्ल में इस हुकूमत ने लिया है, नवाज शरीफ साहब के तीनों टर्म्स मिला लें और शाहिद खाकान अब्बासी की टर्म मिला लें तो इतने कर्जे नहीं बनते, लायबिलिटीज और कर्जों की मद में। जितने कर्जे इन्होंने लिए हैं इतने कर्जे दोनों टर्म्स मिला लें, बेनजीर भुट्टो साहिबा की और जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की पूरी टर्म मिला लें तब भी नहीं बनते। ये कैसी बात कर रहे हैं, यानी खुद पॉलिसी रेट बढ़ाते हैं जिससे कर्जों का बोझ बढ़ जाता है, फिर बौखला जाते हैं और कम कर देते हैं पॉलिसी रेट, खुद रुपए को डिवैल्यूएट करते हैं, फिर कहते हैं ओहो ये क्या हो गया, रुपया डिवैल्यूएट हो गया, हम तो मर गए। तो भाईजान किसने कहा था ऐसे मरने को, आपको ना मरते। लेकिन डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, अगर आपने इतने कम कर्जे लिए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतने ज्यादा कर्जे लिए हैं तो करप्शन के केसेस तो रोज रोज नए नए आप लोगों पे बन रहे हैं। आज नवाज शरीफ पे नया करप्शन का केस आ गया है, शहबाज शरीफ पे नई इंक्वायरी शुरू हो गई है। जी देखिए, जब तक तो मैं मोहसिन भाई को नहीं कोई जवाब दे सकता क्योंकि ये बड़ी मुदल्लल बात करते हैं, तो जो ये उन्होंने पहले बात की मैं कुछ उस पर इजाफा बाद में करूंगा अगर आपके पास वक्त हुआ। लेकिन वैसे जो इनके अलावा जो पीटीआई है, पीटीआई का जब तक पीटीआई है हम पे तो मुकदमे होते ही रहेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। ये जो 10,000 अरब मैंने आपको बताए हैं, इनमें 12,000 मेगावाट बिजली लगी, इनमें 1.2 बिलियन क्यूबिक फुट की गैस लगी, इसमें 800 किलोमीटर की मोटरवे बनी, इसमें हजारों किलोमीटर की सड़कें बनी जो फार्म टू मार्केट थी। अभी तो मैंने आपसे एक सीपैक का जिक्र नहीं किया, अभी आपसे मैंने पोर्ट का जिक्र नहीं किया। मेरे भाई जो पीटीआई के भाई हैं उनके दौर में जब हमने छोड़ा तो 11,000 अरब का सर्कुलर डेट था, अब 22,000 अरब का हो गया। कैसे हो गया 22,080 अरब का, कैसे हो गया 18 महीने में? 5 साल में हुआ सर्कुलेटेड 11,000 का और 18 महीने या 20 महीने के अंदर हो गया 22 का। अच्छा, इसको भी हमारे जमाने में 1,300 अरब का था स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का डेट। इनसे पूछें आप कितना है। टाइम मेरे पास कम रह गया है। मोहसिन अजीज साहब जरा जवाब दे दें, ये सारे के कौम को भिखारी किसने बना दिया है? फिर खोजा साहब से भी मैं कंक्लूडिंग कमेंट्स लूंगी। देखिए मैं तो इस बात से बात शुरू करूंगा कि वो कहते हैं वो
वो केड़ी गली जिथे बेबो न खली। तो बात यह है कि जो शुगर की बात होती है इसमें तो हमारे तो एक दो आदमियों के नाम हैं जो कि खुल के सामने भी आ गए हैं और इंशाल्लाह उसके ऊपर वो भी हो जाएगा। इनमें तो जो ये बात करते हैं, एक खोसा साहब से मैं बड़े मुद्दबाना उससे ये एतराज करूंगा, जो ड्राइवर के और मैनेजर के नाम पे अकाउंट खोले जाते हैं तो ये एक्चुअली इसको टैक्स चोरी के वो पैसे होते हैं जो वहां जाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे होते हैं जो कि अपने नाम पे कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करता। बाकी देखिए जो ये बात कर रहे हैं कि किसने बेकारी बनाया, ये बहुत सारी पॉलिसीज हैं। आप इसको तो सब वाकिफ हैं कि जब पीपल्स पार्टी को मुशर्रफ के दौर से इनको हुकूमत मिली 2008 में, तो उस वक्त टोटल डेट जो था वो जो लाइबिलिटी समेत वो 8 ट्रिलियन था, जो कि उन्होंने बढ़ा के 16 ट्रिलियन पे लेके गए और नून लीग ने तकरीबन उसको 30 ट्रिलियन पे पहुंचाया। अब बात यह है कि जी ये हमारा जो हुकूमत आई है इसमें जो काम हुआ है, सबसे पहले तो ये डेट जो था उसकी रीपेमेंट और उसकी जो है तो जो सूद की मद में वापसी करनी थी, सबसे पहला तो मसला वहां पे था। उसके लिए एक बात थी। दूसरी बात ये कि हम सबको मालूम है कि हमारा जब बजट स्टार्ट ही होता है तो डेफिसिट से स्टार्ट होता है। उसमें जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं, वो तो शामिल ही नहीं होते। उससे पहले ही वो डेट में हम जो है चले जाते हैं, यानी उससे पहले ही वो डेफिसिट में वो बजट होता है। अब इन सारी चीजों को जब देखा जाए हमारी हुकूमत से भी हो सकता है कोई गलती हुई हो, जिस तरह से उन्होंने कहा हॉट मनी जो है लाई गई, लेकिन आप देखें हॉट मनी किस रेट पे लाई गई और किस रेट पे वापस गई। इंटरेस्ट रेट ऊपर गया, बिल्कुल गया, जिसको हम हमेशा से कहते थे कि ये जो है इंडस्ट्री के लिए वाइबिलिटी इसकी खराब हो जाएगी, तो वो 14 पे गया और 14 से आज 7 पे आ गया। इंशाल्लाह ये जो है 6 और 5 के दरमियान इंशाल्लाह 1-1.5 महीने में आ जाएगा। अब बात ये कि उसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये चीज लाई गई, क्योंकि डॉलर जो है, फिर मैं वही अर्ज करता हूँ कि नून लीग की हुकूमत में जो डार साहब की पॉलिसी थी उससे आके कंप्लीट उन्होंने चेंज किया मिफ्ता साहब ने, कि डॉलर को उन्होंने जो है फ्री फ्लोट कर दिया। तो उसकी वजह से हमारे आने से इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो इस पे एक सेपरेट हमें प्रोग्राम करना पड़ेगा, बट मेरे पास टाइम बहुत कम रह गया है। खोसा साहब आपके कंक्लूडिंग कमेंट्स सर। देखिए गरीदा, इस तरह से नहीं चलेगा मामला। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर कोई हुकूमत भी नहीं चल सकती है, ममलकतें रियासतें भी नहीं चलती हैं। ये इनको शौक आता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का। ये अभी तक कंटेनर से और अभी तक ये जो है धरनों से नहीं उतरे हैं। ये इनकी वुज़रा की जफर मौज और इनकी हुकूमत पीटीआई नहीं कर रही है। इनकी हुकूमत जो है अनइलेक्टेड लोग जो एडवाइजर्स हैं या स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, सभी इंपॉर्टेंट बैंक में उन्हीं के हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इनकी अपनी कैबिनेट के अंदर है। इनके सारे एलाइज इनसे नाराज हैं, नाला हैं। ऑपोजिशन तो खैर है ही इनके से नाराज। सो इसलिए मैं नहीं समझता कि इनको जरा भी विजन है कि पॉलिटिकल ममलिकतें किस तरह चलती हैं, हुकूमतें किस तरह जो है चलाई जाती हैं। ये हुकूमत को बड़ा दिल रखना पड़ता है, ऑपोजिशन को साथ लेके चलना पड़ता है। ये अपने एलाइज को साथ नहीं लेकर चल सकते, ऑपोजिशन को साथ लेकर क्या चलेंगे। बैड गवर्नेंस की इंतहा है, इसलिए मैं नहीं समझता कि ये 1 साल भी पीटीआई की हुकूमत जो है गुजारा कर सकती है या चल सकती है। ये खुद ही अपने बोझ चले जाएंगे और अवाम सियासतदानों से आगे निकल जाएंगे जब वो सड़कों पर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार लतीफ खोसा साहब, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, सेंट्रल मोहसिन अजीज साहब। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you tomorrow. अल्लाह हाफिज।